हेलो बच्चों। तो डायमेंशनल एनालिसिस के इस दूसरे टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। पहले टॉपिक में जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हमने एक क्वेश्चन जो अधूरा रह गया था लास्ट में, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, केपलर का थर्ड लॉ प्रूव करने को आया था। उसमें हमने ए, बी और सी की वैल्यू निकाली थी। तो इस वीडियो की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन को पूरा करते हुए करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पास कॉन्सेप्ट पे और कमांड हो जाएगी और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक खत्म हुआ था, एक रिलेशनशिप हमें प्रूव करना था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था, यहाँ पे के आया था आपके पास, ये जो टाइम पीरियड था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ प्लैनेट पावर बी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सी। तो लास्ट क्लास में हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 3/2, बी की पावर बी की वैल्यू -1/2 और सी की वैल्यू -1/2। ए बी सी कैसे निकाले गए हैं इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, वहां पे खत्म हुआ था। अब इन ए बी और सी को हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और हम इस रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे। देखो, तो टी आपके पास इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बनने वाला है, 3/2 r रेज़ टू पावर 3/2 m रेज़ टू पावर -1/2 और g रेज़ टू पावर -1/2। इस रिलेशनशिप में k आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। दिस इज मास ऑफ सन, ये भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। और लास्ट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो तीन कांस्टेंट है r के अलावा। r चेंज होता है क्योंकि जो ऑर्बिट होती है किसी भी प्लेनेट की सन के अराउंड वो इलिप्टिकल होती है, इलिप्स में आपकी रेडियस सेम नहीं होती है, तो ये चेंज होती है, इसलिए वेरिएबल है। अब ये तीन कांस्टेंट क्या है, ये सारी इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर देंगे और आपके पास रिलेशनशिप कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। बट आपका जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो कहता है कि हमें टी का स्क्वायर चाहिए, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। और जब जैसे ही आप स्क्वायरिंग कर दोगे इसकी, तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और इस तरह से आपका रिलेशनशिप प्रूव हो जाएगा। हेंस इसको या तो प्रूव करना भी कह सकते हैं या डेरिवेशन भी कह सकते हैं। केपलर का थर्ड लॉ है ये, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस अराउंड द सन। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस की डेरिवेशन वाली एप्लीकेशन से ये आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। जब एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करती है उसका टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन होगा, प्रोवाइडेड कि आपको तीन फैक्टर्स दिए हैं उसकी डिपेंडेंस के। ये क्वेश्चन में दे रखते हैं कि जो प्रोंग्स है जहां से उसको वाइब्रेट किया जाता है ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, जिन मटेरियल से वो प्रोंग्स बने उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है और यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है। यहाँ चीजें क्लियर करा देता हूँ मैं आपको। तो डायमेंशनल एनालिसिस है, उसमें आपको क्वेश्चन में तीन फैक्टर मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ये एज ए लिमिटेशन भी आता है इसका कि जब तीन फैक्टर से ज्यादा डिपेंडेंस होती है तो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी हमारे पास इस तरह के तीन फैक्टर्स होते दिए हुए और आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो स्टेप 1 आपका हमेशा ये रहेगा कि जो भी आपके फैक्टर्स है आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी को उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लेना है। लेट करके, लेट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ फॉर्म विद द पावर ऑफ ए, डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं विद द पावर ऑफ बी, एंड यंग्स मॉडुलस यानी कि y पावर ऑफ c। अब ये a b c क्या होंगे वो इनके डायमेंशन से हमें पता चलेगा। जो क्वांटिटीज दी हुई जैसे कि लेंथ दी है, डेंसिटी दी है, यंग्स मॉडुलस दिया होगा। पहले हम प्रोपोर्शनलिटी को यहां से रिमूव करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन में k आ जाएगा कांस्टेंट, l रेज़ टू पावर a, रो रेज़ टू पावर b एंड y रेज़ टू पावर c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। हमारे पूरे क्वेश्चन का टारगेट क्या रहेगा कि हमें ए, बी और सी फाइंड आउट करने हैं और उनको वापस सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, और उसमें हेल्प करेगा हमारा पीएचडी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। हम दोनों तरह के डायमेंशंस को इक्वेट कर देंगे। तो लिखते हैं दोनों तरफ के डायमेंशंस। देखो, टी के डायमेंशंस में m और l की पावर 0 आ जाएगा, t की पावर 1। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा मैंने इसको
के आपका कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस रहेगा, एल एल का पावर ए, डेंसिटी आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो एम एल माइनस 3 एम अपॉन वॉल्यूम का जो डायमेंशन है एल क्यूब होता है। अब आपके पास आता है यंग्स मॉडुलस। देखो यंग्स मॉडुलस वैसे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से डिफाइन होता है, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो अगर आपको जब भी यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस निकालने हैं तो आप फोर्स अपॉन एरिया कर सकते हो। फोर्स mlt माइनस 2 होता है और एरिया का डायमेंशंस क्या होता है, ये mlt माइनस 2 होता है, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर होता है। तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हो, ये बनेगा ml माइनस 1 t माइनस 2। जो यूनिट आपके प्रेशर के होते हैं, डायमेंशन होते हैं, वही आपके यंग्स मॉडुलस के आते हैं। यहाँ पावर b होगा। अब a b और c को निकालने के लिए हम m l और t के पावर्स को इक्वेट करेंगे। तो राइट साइड में देखते हैं कि m का टोटल पावर कितने बनने वाला है, b और प्लस c, b प्लस c, इस एक्सप्रेशन से b मिला, इस एक्सप्रेशन से c मिला। l की पावर में इस एक्सप्रेशन से आपको a मिल रहा है, यहाँ से आपको माइनस ऑफ 3b मिल रहा है, आगे से माइनस c मिल रहा है। और लास्ट एक्सप्रेशन है आपके पास t, यहाँ से इन दोनों के पास t नहीं है, लास्ट के पास 2 है, 2c हो गया। और लेफ्ट साइड के पावर m0 l0 t1। अब सिंपली आपको इक्वेट करना है पावर्स को, m के पावर को, l के पावर को और t के पावर को, और वहां से हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग पावर इक्वेट करने से क्या पता चलता है हमें, b प्लस c, लेफ्ट साइड में 0 आएगा। दूसरा है a माइनस 3b माइनस c, ये भी क्या है 0 के बराबर है। और लास्ट में आपको माइनस 2c इज इक्वल टू 0 है। ये तीन रिलेशनशिप इक्वेट करने से, सॉरी माइनस 2c इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। इन तीन रिलेशनशिप्स का यूज करके अब आपको a b c फाइंड आउट करना है। इसमें से आपका लास्ट रिलेशनशिप है, आपको c निकालने में डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, माइनस 1/2, क्योंकि माइनस नीचे चला जाएगा, माइनस 1/2। अब फर्स्ट रिलेशनशिप से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि b इज इक्वल टू माइनस सी, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस 1/2, तो b बन के आ जाएगा 1/2। ठीक है, a मिल गया, c मिल गया, इस एक्सप्रेशन में दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और a को फाइंड आउट करते हैं। सॉरी c और b हमें मिल गए, a फाइंड आउट करना है, a माइनस 3 टाइम्स b है आपके पास 1/2, एक्सप्रेशन कहता है माइनस ऑफ c, माइनस ऑफ c, c की पावर है, सॉरी वैल्यू है माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको आराम से सॉल्व करोगे आप, माइनस 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में जाएगा, 3/2 पॉजिटिव का होके आएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2/2 1। तो a आपके पास आ रहा है 1। फाइनली क्या करना है आपको, a b और c की पावर, सो वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग a b c in 1, पुटिंग a b c in 1, यहाँ पे डाल लें t k टाइम्स l रेज टू पावर 1, एक पावर 1 है, रो b रेज टू पावर, रो रेज टू पावर 1/2, एंड लास्ट में यंग्स मॉडुलस, उसकी पावर आएगी c, c की वैल्यू है माइनस 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो k l रो 1/2 ऊपर और y 1/2 नीचे, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, तो k l स्क्वायर रूट ऑफ रो बाय यंग्स मॉडुलस y। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशनशिप होगा फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द vibration of tuning fork when it depends upon length of prongs, density and Young's modulus। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कन्वर्शन वाली एप्लीकेशन से आपको 60 जूल पर मिनट एक सिस्टम में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम में जिसमें मास करंट 100 ग्राम्स लेना है और लेंथ करंट 100 सेंटीमीटर, टाइम करंट 1 मिनट। तो जब भी आपके पास कन्वर्शन आएगा, देखो तो दो चीजें हैं आपके पास, एक होता है गिवन सिस्टम, एक है रिक्वायर्ड सिस्टम। रिक्वायर्ड सिस्टम मतलब जिस सिस्टम में आपको जाना है, गिवन सिस्टम जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है। सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपको जो गिवन वैल्यू है इसको आप n1 लेते हो, दैट इज 60 जूल पर मिनट। पहले आपको ये पता करना है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स दिए हुए हैं।
जूल पर मिनट है। जूल पर मिनट का मतलब होता है जूल वर्क डन का यूनिट है, टी टाइम का है। तो एक क्वांटिटी होती है पावर, जो वर्क डन पर यूनिट टाइम डिफाइंड होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड पावर। तो इसके यूनिट से हमें पता चलता है कि ये क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको पावर दी हुई है। तो पावर का कन्वर्शन होना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। पावर से क्या पता चलेगा, इससे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता चलता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के रखते हैं। देखो P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वर्क का होता है ml टू t-2 और टाइम का होता है सिंपली t। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे पावर का तो ये बनेगा ml स्क्वायर t-1। सॉरी 1 नहीं, यहां से ऊपर जब पावर जाएगा तो 3 बनेगा ऊपर, है ना। ये 1 है, ऊपर जाएगा -3 बनेगा। तो ये पावर का यूनिट है, इसको निकालने से हमें ABC मिलेंगे। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि मिनट हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, जूल, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ये कन्वर्ट होके कितना आएगा, 1 जूल पर सेकंड, इसको हम 1 वॉट भी कह सकते हैं। तो N1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। N1 क्या होता है, जो भी गिवन वैल्यू है उसको हम N1 कहते हैं। और हमने पता भी कर लिया कि N1 किसका यूनिट, किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है। और पावर के डायमेंशन से आपको तीन चीजें मिलेगी। देखो जो भी m की पावर है उसे हम a कहेंगे, l की पावर को हम b कहेंगे 2, और t की पावर को हम c कहेंगे। और फिर हमारे पास कन्वर्शन का एक फॉर्मूला है, N2 इज इक्वल टू N1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, L1 upon L2 raised to power B and T1 upon T2 raised to power C। ये फॉर्मूला आपको कन्वर्शन के दौरान पता होना चाहिए। ये जब आपको डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्टिंग में करवाए गए होंगे तो ये फॉर्मूला जरूर बताया गया होगा। इसमें जो ऊपर की क्वांटिटीज है ML1 वाली, ये सभी गिवन में आती है। M2 L2 और T2 आपको रिक्वायर्ड सिस्टम से आनी है। तो हम दो टेबल बनाते हैं। देखो एक बनाएंगे हम M1 L1 और T1 का, और जिसमें N1 भी आएगा, और दूसरा टेबल हम बनाएंगे M2 L2 T2 और N2। ठीक है, ये N2 आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू रहती है। M1 है, यहाँ पे जो भी चीज है ये गिवन सिस्टम के अंडर है। गिवन सिस्टम कौन सा लग रहा है, जूल पर सेकंड हमने देखा, ये SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम में आपके पास M1 यानी कि मास का यूनिट 1 kg रहता है, लेंथ का यूनिट 1 मीटर रहता है, टाइम का यूनिट 1 सेकंड, और N1 हमने फाइंड आउट कर लिया है कि 1 दिया हुआ है। अब जिस सिस्टम हमें जाना है वो हमें दिया हुआ है इधर, M2 बोला है कि वो 100 ग्राम्स होना चाहिए, L2 जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, और टाइम जो होना चाहिए वो 1 मिनट होना चाहिए। अब इन वैल्यूज को विद A, B और C जो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, सारी वैल्यूज को इस मेन फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, और यहाँ से आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर N2 रिक्वायर्ड वैल्यू विल बी 1, N1 की वैल्यू है इनटू M1 आपके पास 1 kg है, M2 आपके पास 100 ग्राम्स दिया हुआ है, पावर A यानी कि 1, फिर L1 1 मीटर, इसका डिवाइडेड में 100 सेंटीमीटर, पावर है आपके पास 2, T1 है आपके पास 1 सेकेंड, और यहाँ पे जो कन्वर्शन जिस सिस्टम में जाना है वो 1 मिनट दिया हुआ है, और पावर है -3। ध्यान से करना है काम। अब जो लास्ट कन्वर्शन है, क्योंकि हमें जिस सिस्टम में जाना है सारे यूनिट उसमें ही होने चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये बनेगा 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, पावर 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 100 सेंटीमीटर एज इट इज, ये भी 100 सेंटीमीटर, और स्क्वायर 1 अपॉन 60 सेकंड्स, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया है -3। अब क्या करना है आपको, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो रहा है, ये पूरा पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है, और सेकंड्स को रहने देते हैं वैसे ही। N2 आपके पास जो फाइनली आएगा, यहाँ से 2 0 खत्म, यहाँ 10 बच रहा है, और यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, देखो नीचे ऊपर भी सेकंड है, 1 सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, ये 1 अपॉन 60 रेज टू पावर 3 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है 60 रेज टू पावर -3। तो
तो जब इसको ऊपर ले आओगे ये बनेगा 60 इंटू 60 रेज टू पावर 3। तो ये एक तरह से 6 का क्यूब बनेगा और 10 की पावर 1 2 3 और 4। 6 का क्यूब होता है 216, तो ये बनेगा 216 और 1 2 3 4 4 जीरोस आ जाएंगे इसमें 10 रेज टू पावर 4। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे आप 2.16, लेफ्ट में डेसिमल आ रहा है तो पावर 2 इंक्रीज करनी है। तो नए सिस्टम में जो वैल्यू होने वाली है n2 की वैल्यू वो होनी है 2.16 10 रेज टू पावर 6। तो इस क्वेश्चन से आपने कन्वर्शन जरूर सीखी होगी, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाते हो तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक फिजिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें से आपको q के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए पहले उस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ से हम q को पहले फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो t का मतलब है वो टाइम पीरियड है, m मास है, l आपका लेंथ है और y आपका यंग्स मॉडुलस है। बाकी जो भी क्वांटिटी है 2 पाई और 5 ये कांस्टेंट है। तो पहले आपको q को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो हम पहले q को इंडिपेंडेंट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाएगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा बस, बाकी सेम रहेगा सब कुछ, q ओवर 5y। अब q के एक्सप्रेशन के लिए क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 बाई टी स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी क्वांटिटी t के अपॉन में चली जाएगी, ऐसे इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये q क्या बन जाएगा देखो, t स्क्वायर 5y डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m l q, बस q यहाँ पे आ गया। तो q का एक्सप्रेशन बनाना आपका पहला स्टेप है। अगर आपको q के डायमेंशन चाहिए, अब आपका पीएचडी दोनों तरफ के डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। q हमें फाइंड आउट करने हैं डायमेंशंस और राइट साइड के डायमेंशंस हम लिखते जाएंगे। देखो t स्क्वायर है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन t स्क्वायर ही आएगा। 5 है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। यंग्स मॉडुलस इसका मैं आपको पहले बता चुका हूं, ml -1 t-2, ये फोर्स अपॉन एरिया से आता है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मास का डायमेंशन m और l क्यूब का डायमेंशन लेंथ का क्यूब। मास की पावर 1 है, मास से मास कैंसिल आउट हो रहा है, टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो रहा है। क्यूब के डायमेंशंस क्या बन रहे हैं देखो, m यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाके 0 होगी, m की पावर 0, l ऊपर जाके ऊपर -1 था, नीचे से -3 आ जाएगा तो ये बनेगा -4 और t का पावर यहाँ 2 है या -2 है, आपस में ऐड होके 0 बन जाएगा। तो q के डायमेंशन आपके पास बनेंगे m0 l -4 और t 0। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसको वैन डर वाल्स इक्वेशन है। ये रियल गैसेस में यूज होती है बिहेवियर चेक करने के लिए, रियल गैसेस में। अगर आप +1 पूरा कंप्लीट कर चुके हो तो आपको ये पता होगी इक्वेशन। अगर आप अपनी अब ये इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो आप आगे जाके इस इक्वेशन को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंडर रियल गैसेस जब स्टडी की जाएगी तब पढ़ोगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन सीधा से पूछा जा रहा है आपको, एक इक्वेशन है, इसमें दो कांस्टेंट्स है a और b, उनके डायमेंशन बताने हैं। यहाँ जो p होता है, p आपका प्रेशर होता है, v आपका वॉल्यूम और t आपका टेम्परेचर होता है। R एक गैस कांस्टेंट होता है, इसकी एक कांस्टेंट होता है, रियल गैस कांस्टेंट कहते हैं इसे। यहाँ पे जो तरीका यूज होने वाला है डायमेंशंस को निकालने के लिए, यहाँ पीएचडी का यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ एक कॉमन सा रूल लगता है डायमेंशंस पे कि लाइक क्वांटिटीज ओनली कैन बी एडिड, सॉरी ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मास को सिर्फ मास के साथ ऐड किया जा सकता है या मास से मास को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 kg में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो, या फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 मीटर में आप 1 kg ऐड कर दो। तो जहां पे सम आता है या सब्ट्रैक्शन आती है, वहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनका नेचर सेम होना चाहिए। तो हम पहले एक डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए पहले वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, कंसीडर सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करेंगे। इसमें क्योंकि दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है
है ना। तो अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं तो इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस होल क्वांटिटी A अपॉन V स्क्वायर, तभी ये रिलेशनशिप पॉसिबल है या एडिशन पॉसिबल है। इसी बेसिक लॉ से आप P के डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ से डायमेंशन ऑफ A हमें फाइंड आउट करने हैं और डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर आपके पास फोर्स अपॉन एरिया होता है, सो ml-1 t-2। ए के डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने हैं, v यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, उसका आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने से एल 6 बनेगा और इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप ए के डायमेंशंस क्या बन जाएंगे, देखो ए के डायमेंशंस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, एम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। l-1 पहले से था, l रेज़ टू पावर 6 यहाँ से आ रहा है, 6 - 1 l रेज़ टू पावर 5, पॉजिटिव का 6 है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे t-2, सिंपल। तो a के डायमेंशन आपको मिल गए। इसी रूल का यूज करके हम सेकंड क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, ये वाली कंसीडर, और डायमेंशन ऑफ b v माइनस b। यहाँ v वॉल्यूम है, दोनों का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन ऑफ विक्ट्री वाला b शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बॉल वाला b। डायमेंशन ऑफ b कितना आएगा, ये आएगा v और v। वॉल्यूम का डायमेंशन आपको पता है l क्यूब होता है, तो b के डायमेंशन डायरेक्टली यहां से आपको l क्यूब मिल रहे हैं। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन में जो b है वो वॉल्यूम के डायमेंशन के साथ आता है, सॉरी l क्यूब, और a का जो डायमेंशन है वो ml5t-2 के साथ आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें हमने जो डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन है कुछ और तरह से करके देखे। पीछे वाले वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, आई होप आपने यहाँ से कुछ नए टेक्निक सीखे हो। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।